औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 22। टॉपिक है हमारा रेलेवेंस थ्योरी। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। रेलेवेंस थ्योरी का इंट्रो देख लेते हैं। सबसे पहले रेलेवेंस थ्योरी इमर्ज हुई थी 1980s में और ये कोलैबोरेटिव वर्क था विल्सन और स्पर्बर का। उन्होंने कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर का कॉन्सेप्ट पेश किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो स्पीकर की अटरेंस होती है उसका जो मीनिंग होता है उसको समझने के लिए अगर हम सिचुएशन पे गौर करें और यानी जो रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट होता है उसको अगर देखें तो स्पीकर की जो बात होती है उसका हम ईजीली मतलब समझ आ जाता है। अब रेलेवेंट जो सिचुएशन है इसका क्या मतलब है, जैसे आप एक ग्रुप बैठा हुआ है और वो बात कर रहे हैं महंगाई के बारे में। अब एक बंदा कहता है कि बिल्कुल आग लगी हुई है, मतलब किसी चीज़ की कीमत के बारे में बात हो रही है और वो कहते हैं कि बिल्कुल आग ही लगी हुई है। किसी भी चीज़ के बारे में बात हो सकती है। तो यहाँ पे आग लगने का मतलब जो है वो उसका लफ्ज़ी मतलब नहीं होगा आग लगने का, यानी उसका मतलब आग लगना नहीं होगा, उसका मतलब होगा कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो यानी जिस बारे में बात हो रही है उस कन्वर्सेशन पर अगर हम गौर करें और उस रेलेवेंट कॉन्टेक्स्ट से उस चीज़ को रिलेट करें तो स्पीकर की बात का जो मतलब है वो इजीली समझा जा सकता है। दिस थ्योरी अब इस थ्योरी को ना एक प्रैग्मेटिक थ्योरी के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन पे फोकस हो रहा है और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस हो रहा है, हिडन मीनिंग पे फोकस हो रहा है। और इसको एक कॉग्निटिव थ्योरी के तौर पे भी लिया जाता है। कॉग्निटिव थ्योरी के तौर पे क्यों लिया जाता है? किसी भी चीज़ का कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए, उसको किसी दूसरे कॉन्सेप्ट से रिलेट करने के लिए ये जो सारा काम होता है ये हमारे माइंड में हो रहा था, ये हमारे ब्रेन में हो रहा था, यानी इसमें कॉग्निटिव फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इस थ्योरी को एज अ कॉग्निटिव थ्योरी भी लिया जा सकता है। The core of the theory is communicative principle of relevance. When hearers and readers make sense of the text, they interpret the connection between utterance and meaningful making inferences by drawing on their own background knowledge of the world. The purpose of communication is not to delegate thought, but to enlarge mutual cognitive environments. द डिग्री ऑफ रेलेवेंस इज गवर्न बाय कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट एंड प्रोसेसिंग इफेक्ट। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जब हम किसी न्यू चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड को मिलती है, कुछ न्यू हम सुन रहे होते हैं, तो उसको समझने के लिए हमारा जो एक पहले से हम जो हमारी यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में जो पहले नॉलेज होता है ना हमारे ब्रेन में, हमारे पास जो नॉलेज होता है पहले हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं उससे रिलेट करके। जैसे आईपैड आए मार्केट में, तो आईपैड का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आईपैड क्या होते हैं तो इसकी एग्जांपल दी जाती है कि वो मोबाइल फ़ोन की तरह होते हैं, वो स्मार्टफोन की तरह होते हैं। ठीक है, टैबलेट को स्मार्टफोन से रिलेट करके उनका कॉन्सेप्ट समझाया गया, यानी जो पहले से जिस चीज़ के बारे में हम जानते थे उससे रिलेट करके। अब यहाँ पे लास्ट लाइन में उन्होंने ये बताया है कि जो डिग्री ऑफ रेलेवेंस है ना, ये चीज़ों को जो रिलेट करना है, ये हमारी जो कॉग्निशन है उसका एक यानी बेसिक फीचर है। द डिग्री ऑफ रेलेवेंस इज गवर्न बाय कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट एंड प्रोसेसिंग एफर्ट। अब ये जो रिलेट करने का प्रोसेस है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? इसमें कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, यानी हमें कॉन्टेक्स्ट को देखना पड़ता है, और दूसरा प्रोसेसिंग एफर्ट, यानी हमारा माइंड इन्फॉर्मेशन को रिलेट करने के लिए एक सारा जो प्रोसेसिंग है ना वो हो रही होती है हमारे ब्रेन में। आगे हमारे पास है प्रिंसिपल ऑफ रेलेवेंस थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब रेलेवेंस थ्योरी में विल्सन और स्पर्बर ने 2 प्रिंसिपल इंट्रोड्यूस करवाए थे। फर्स्ट है कॉग्निटिव प्रिंसिपल एंड सेकंड है कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल। कॉग्निटिव प्रिंसिपल में वो ये कहता है कि कोई भी जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई या कोई इंटरनल रिप्रेजेंटेशन जो कि हमें इनपुट प्रोवाइड कर रही होती है कॉग्निटिव प्रोसेस के लिए, तो वो इंडिविजुअल से ना रिलेटेड हो सकती है बाज़ औक़ात। ठीक है, और जो अटरेंसेस होती हैं ना, अटरेंसेस जो हम यानी जो बोल रहे होते हैं, तो उसमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस, वो इस चीज़ की एक्सपेक्टेशन रेज़ कर रही होती हैं रेलेवेंस की, चीज़ों को रिलेट करने की। यानी मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया ना, कोई भी न्यू कॉन्सेप्ट समझने के लिए जो हम उसे किसी पुराने कॉन्सेप्ट से रिलेट कर रहे होते हैं, तो ये हमारे जो ह्यूमन कॉग्निशन है इसका एक बेसिक फीचर है। इसमें जो स्पीकर्स होते हैं वो एक्सपेक्टेड टू ओबे अ कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड मैक्सिमम, बट बिकॉज द सर्च फॉर रेलेवेंट इज़ अ बेसिक फीचर ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। मतलब इसका ये मतलब नहीं है, अगर हम चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने वो जो मैक्सिमम पढ़े थे ग्राइस प्रिंसिपल में हम उनको फॉलो कर रहे हैं, बल्कि ये रेलेवेंस है, ये ह्यूमन कॉग्निशन का एक बेसिक फीचर है। और अब दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है कम्युनिकेटिव प्रिंसिपल। Communicative principle of relevance is an attempt to work out
on Grice Central claims that an essential feature of most human communication, both verbal and non-verbal, is the expression and recognition of intentions. We keep on producing stimuli which gain other people attention and thus lay the ground for communication. मतलब हम ऐसी जो स्टिमुलाई हैं, ऐसे बिहेवियर्स जो हैं, ऐसी कुछ कम्युनिकेशन हम प्रोड्यूस कर रहे होते हैं जो दूसरे लोग को कम्युनिकेट करने के लिए एक यानी एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रही होती है. It is the tendency to maximize relevance that makes it possible to predict and manipulate the mutual state of other, knowing your tendency to pick out the most relevant inputs. आगे हमारे पास है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एक्सप्लिकेचर एंड इम्प्लीकेचर. According to relevance theorists, the explicature and or explicit content of an utterance of sentence is development of sentence logical form. मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ. जो एक्सप्लिकेचर होता है, ये जो एक्सप्लिसिट कंटेंट होता है, या जो एक्सप्लिसिट मीनिंग होता है, उनका मतलब होता है ऐसी मीनिंग, ऐसी अटरेंस जिसका हमें डायरेक्ट मतलब समझ आ जाए. यानी हम कोई सेंटेंस सुने और उसका लॉजिक हमें समझ आ जाए. यानी जो डिक्शनरी मीनिंग आप जैसे हमने पढ़े थे वैसे ही ये कॉन्सेप्ट है. यानी कि सीधे सीधे ना लफ्ज़ी मीनिंग होते हैं, एक बात है और उसके लिए हमें किसी कॉन्टेक्स्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके कोई हिडन मीनिंग नहीं है, बस हमें बात सुनी है और समझ में आ गई. जैसे अब एक आदमी ऑफिस जा रहा है, तो इस सेंटेंस को हम सुन के क्या समझते हैं कि एक बंदे और वो ऑफिस जा रहे हैं. सिंपली ना लॉजिक समझ में आ रही है. इसके बरअक्स जो इम्प्लिसिट मीनिंग होते हैं उसमें हमें कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत होती है, हमें बैकग्राउंड नॉलेज की ज़रूरत होती है. एन इम्प्लीकेचर इज समथिंग दैट इज़ बिल्ड फ्रॉम व्हाट द स्पीकर सेज इन अटरिंग द सेंटेंस. उस सेंटेंस को बोलने के लिए स्पीकर ने कहा क्या है, और वर्ड्स उसने कुछ और बोले होते हैं और मीनिंग उसके कुछ और होते हैं. यानी डायरेक्टली मीनिंग नहीं कन्वे कर रहे होते हैं इम्प्लीकेचर के अंदर, इम्प्लीसिट मीनिंग के अंदर. अपेरेंटली बोथ एक्सप्लिकेचर एंड इम्प्लीकेचर साउंड सिमिलर, बट these both are different from each other. Explicator in simple terms it directly conveyed content. यानी एक्सप्लिकेचर में कोई भी मीनिंग डायरेक्टली कन्वे हो रहे होते हैं orally और जियोग्राफिकली, और जो इम्प्लीकेचर है वो इसका मतलब होता है is something which is employed in an entrance. It could mean that a speaker means one thing and conveys something else. मतलब उसको और है और वो कुछ और कह के अपनी मीनिंग कन्वे कर रहा है, और ये हिडन कॉन्सेप्ट है. तो ये वाला आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है. यानी आप ऐसा कह सकते हैं कि जो एक्सप्लिसिट मीनिंग है वो सिमेंटिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिमेंटिक मीनिंग से, और जो इम्प्लिसिट मीनिंग है वो प्रैग्मेटिक से रिलेटेड है. ये हिडन मीनिंग होते हैं, इनमें कोई हिडन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की जा रही होती है. जैसे अगर कोई बंदा कहता है कि कैन यू प्लीज़ पास मी अ साल्ट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी एबिलिटी पूछी जा रही है, बल्कि इसका ये मतलब है कि इस बंदे को अब साल्ट की ज़रूरत है और ये उस बंदे से ये कहना चाह रहा है कि आप मुझे साल्ट पकड़ा दें. लेकिन डायरेक्टली नहीं कैसा कह रहा कि गिव मी अ साल्ट, बल्कि ये पूछ रहा है कि कैन यू प्लीज़ पास मी अ साल्ट. तो यहाँ पे आप सिचुएशन का देखते हुए और वो अपने बैकग्राउंड नॉलेज की बेस पे समझ जाएगा कि इस बंदे को सॉल्ट की ज़रूरत है. आगे हमारे पास है कॉन्सेप्चुअल एंड प्रोसीजरल मीनिंग. मैं आपको इजी वर्डिंग में बताती हूँ. कॉन्सेप्चुअल जो मीनिंग होता है इसका मतलब होता है वर्ड्स को देख के हमें उसका कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, उसकी मीनिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है. और ये जैसे कंटेंट वर्ड होते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, जैसे डॉग, रेड, थिंक. अब रेड एक स्पेसिफिक कलर है, डॉग एक स्पेसिफिक एनिमल है. तो ये सारे होते हैं कॉन्सेप्चुअल. और जो प्रोसीजरल होते हैं वो किसी सेंटेंस के अंदर कोई प्रोसीजर, उनका कोई वर्क होता है, वो सेंटेंस में कोई रोल प्ले कर रहे होते हैं. जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई हैं, सो, हाउएवर. अब जैसे एक बंदा बात करता है, जैसे मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ, आई एम इल. अब जैसे इन्फॉर्म किया जा रहा है आई एम इल, सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल. अब आगे रीज़न बताई जा रही है, या आई कैन नॉट कम टू स्कूल बिकॉज आई एम इल. तो पहले आपने ये बताया कि मैं बीमार हूँ और मैं स्कूल नहीं आ सकती, और फिर ये भी रीज़न भी बताइए है कि क्योंकि मैं बीमार हूँ. तो क्योंकि अब ये दोनों सेंटेंस के दरमियान एक कनेक्शन कर जो रोल प्ले कर रहा है ये है प्रोसीजरल. तो ये होते हैं प्रोसीजरल मीनिंग, जो सेंटेंस को बाज़ औक़ात जोड़ रहे होते हैं, बाज़ औक़ात उनमें उनको सेपरेट कर रहे होते हैं. इस तरह से ये इन जैसे वो फंक्शन वर्ड्स जैसे रोल प्ले कर रहे होते हैं सेंटेंस के अंदर, इनका भी सेम वैसा ही रोल होता है. कॉन्सेप्चुअल मीनिंग इज कंपोजिशनल वेयर प्रोसीजरली इनकोडेड इन्फॉर्मेशन इज नॉट. आगे हमारे पास कुछ रेलेवेंस थ्योरी की लिमिटेशंस बताई गई हैं. द डिग्री ऑफ रेलेवेंस इज रिलेटेड टू कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट एंड प्रोसेसिंग एफर्ट. तो सबसे पहले जो डिग्री ऑफ रेलेवेंस है ये रिलेटेड है कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट से और दूसरा प्रोसेसिंग एफर्ट से.
कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट अब कौन कौन से हैं? कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट क्या रोल प्ले कर रहे होते हैं? वो न्यू इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे होते हैं और किसी जो पहले से इन्फॉर्मेशन है उसको स्ट्रेंथ कर रहे होते हैं, मतलब उसको मजबूत बना रहे होते हैं या उसको वीक कर रहे होते हैं। और यानी हम जब किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ से रिलेट कर रहे होते हैं ना न्यू कॉन्सेप्ट समझने के लिए, तो इस तरह से तो ये सारे जो प्रोसेसेस होते हैं ये कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स होते हैं। द मोर कॉन्टेक्चुअल इफेक्ट्स द ग्रेटर द रेलेवेंस ऑफ द फैक्ट, यानी जितना चीज़ों के बारे में कॉन्टेक्स्ट हमें पता होगा उतना ही ज़्यादा हम चीज़ों को रिलेट कर सकेंगे। As far as processing effort is concerned, the theory says that the less effort it takes to recover the fact, the greater the relevance. अब यहाँ तक प्रोसेसिंग एफर्ट का ताल्लुक है, तो जितनी हम कम एफर्ट लगाएंगे चीज़ों को रिकवर करने के लिए, उतना ही हम चीज़ों को जो उनकी यानी रेलेवेंस है ना, वो यानी रेलेवेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एफर्ट कम पुट करनी पड़ेगी हमें न्यू कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने इसकी लिमिटेशंस बताई हुई हैं कि जो रेलेवेंस थ्योरी है ये इंट्रैक्शन के बारे में कुछ भी नहीं कहती। आप ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, दिस थ्योरी सेज नथिंग अबाउट इंट्रैक्शन। सेकंड पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, इट डज नॉट इंक्लूड कल्चरल और सोशल डायमेंशन। इसमें कल्चरल और सोशल डायमेंशन जो है वो इंक्लूड नहीं है। अब कल्चरल और सोशल डायमेंशन जैसा कि एज, जेंडर, स्टेटस एंड नेशनैलिटी, तो ये सारे जो डायमेंशन हैं ये इस थ्योरी में इंक्लूड नहीं है, इनके बारे में कुछ भी नहीं कहती। एक और ऑब्जेक्शन वही है जो कि ग्राइस की प्रिंसिपल पे थी कि जो मैक्सिम होते हैं वो वेरी करते हैं कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर, कम्युनिटी टू कम्युनिटीज़। तो इस तरह हर कंट्री में, हर कम्युनिटी में अपनी मैक्सिम्स हो सकते हैं, मतलब कि उनके जो अपने वेज होते हैं ऑब्जर्व करने के मैक्सिम को। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 22। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर है। वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। क्योंकि जब यूट्यूब पर हमें साथ साथ एक रिमाइंडर मिल रहा होता है, जब कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो उसका आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आप ऑटोमेटिकली आएंगे यूट्यूब पर वीडियो वॉच करेंगे। इस तरह आपके साथ साथ प्रिपरेशन भी होती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।